There is no freedom for music director. There is no freedom for lyrics writer. Fact remains that the standard of the songs have taken a steep fall. रोमांटिक गाना करना है पंजाबी, एक डांस सॉन्ग करना है पंजाबी, सैड सॉन्ग थोड़ा पंजाबी, तो वो हर जॉनर में पंजाबी 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 डालते हैं. There is a blind following of the Western music, pop music, where most of the songs have the words are beneath the percussion. बॉलीवुड म्यूजिक को साल 2015 के बाद क्या हुआ? मैक्सिमम नए गाने 80s, 90s और अर्ली 2000s की तरह अनफॉरगेटेबल गाने क्यों नहीं बन पा रहे? आज के नए बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर्स के नाम लोगों को ज्यादातर क्यों नहीं पता? आज भी अगर अंताक्षरी खेलने बैठो तो मैक्सिमम गाने 15 से 20 साल पुराने ही क्यों याद आते हैं? कुछ टाइम पहले तक हिंदी फिल्मों के स्क्रीन प्ले में गाने एक इंटेग्रल फॉर्म ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन हुआ करते थे, पर क्या आज के टाइम पे बॉलीवुड और फिल्म मेकिंग ऑन द होल की एवोल्यूशन ने वेस्टिजियल ऑर्गन बना दिया है बॉलीवुड म्यूजिक को, जिसने ओवर टाइम अपनी आइडेंटिटी और फंक्शन को लूज कर दिया है? किसी भी जेनजी से पिछले 10 साल में आए 5 नए बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर्स का नाम पूछ लो एंड आई एम प्रीटी श्योर दे विल गो ब्लैंक. एंड प्लीज, इफ अरिजीत सिंह इज द फर्स्ट नेम दैट क्रॉसेस योर माइंड, देन लेट मी टेल यू, अरिजीत सिंह को इंडस्ट्री में काम करते हुए पिछले 18 साल हो चुके हैं. बट कैसे आज भी लोगों को के मोहित चौहान, सोनू निगम, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और कुमार सानू जैसे नाम आज तक याद हैं? एंड ऑल ऑफ दीज सिंगर्स स्टार्टेड देयर करियर्स इन बॉलीवुड नियरली 25 to 35 years ago. लेकिन फिर भी आज तक इनके गाने आवाज सुन के डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं और इनके मल्टीपल गाने हम लोगों की सबकॉन्शियस में छपे हुए हैं. एंड द सेम थिंग गोज फॉर बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर्स. बॉलीवुड म्यूजिक के पिछले 4 डेकेड्स उठा लो, हर डेकेड में ऐसे 3 से 4 म्यूजिक कंपोजर्स रहे हैं जिनका आइडेंटिटी ऑफ ट्यून, स्टाइल ऑफ म्यूजिक कंपोजिशन एक दूसरे से डिस्टिंक्टली अलग रहा है. चाहे गाने उन्होंने सेम ही जॉनर के क्यों ना बनाए हो, फॉर एग्जांपल रोमांटिक ड्रामा फिल्मों के लिए क्यों ना बनाए हो, लेकिन उनकी धुन बिल्कुल अलग थी एक दूसरे से. हर एक म्यूजिक डायरेक्टर का गाना सुनते ही आपको पता चल जाता है कि ये पंचमदा का गाना है. तो एक म्यूजिक डायरेक्टर अपना आइडेंटिटी क्रिएट कर लिया था अपना क्रिएटिविटी के जरिए. 1950 से लेकर 1960s तक, जिसको बोलते हैं द गोल्डन एज. इस डेकेड में एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन, नौशाद, मदन मोहन एंड सी रामाचंद्रन. 1970 से लेकर 1980s तक, जिसको बोला जाता है द मसाला एरा. इस दौरान आर डी बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड भप्पी लहरी. देन केम द 90s, जिसको पॉपुलरली बोला गया द रिवाइवल एरा. इस एरा को डिफाइन किया जतिन ललित, नदीम श्रवण, आनंद मिलिन एंड अन्नू मलिक जैसे कंपोजर्स ने. फिर आया साल 2000 से लेकर 2012 या थोड़ा सा खींच लो 2015 तक का एरा, जिसको बोला गया द न्यू मिलेनियम. यहां पे राइज होता दिखा ए आर रहमान, प्रीतम, शंकर, एहसान लॉय एंड हिमेश रेशमिया का. बॉलीवुड म्यूजिक के अलग अलग एराज में मल्टीपल कंपोजर्स ने एक ही टाइम पे एग्जिस्ट किया है, अपनी डोमेन में डोमिनेट भी किया है, एंड एट द सेम टाइम नन ऑफ देम एवर साउंडेड अलाइक. आजकल बहुत ही कम कॉम्पोजिशंस ऐसी हैं जो स्टैंड आउट करती हैं, बाकी कॉम्पोजिशन सेम ही ट्रेंड्स पर बनाई जा रही है. एंड मोस्टली यही रीजन है कि पिछले 10 सालों में लोगों को आज भी ए आर रहमान, विशाल डडलानी, अमित त्रिवेदी, प्रीतम, सलीम सुलेमान और ज्यादा से ज्यादा शांतनु मोहित्रा के जैसे नामों के बारे में ही पता है, नए कंपोजर्स के बारे में पता ही नहीं. 2015 से लेके अभी तक कौन सा ऐसा पाथ ब्रेकिंग न्यू जनरेशन म्यूजिक कंपोजर बॉलीवुड में आ गया जिसने इस डेकेड को रीडिफाइन कर दिया? हाँ, लेकिन साल 2015 के बाद तनिष्क बागची जैसे म्यूजिक कंपोजर्स जिन्होंने सिंगल हैंडेडली आइकॉनिक गानों को घोड़ी बना के उनको खराब किया है, उनका राइज हमने जरूर देखा है. देयर वाज अ टाइम नॉट टू लॉन्ग अगो जब बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की पूरी म्यूजिक एल्बम्स अच्छी हुआ करती थी. फॉर एग्जाम्पल, लव आजकल के सारे गाने आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी फ्रेश हैं. देव डी के सारे गानों ने सिंगल हैंडेडली रीडिफाइन किया था बॉलीवुड एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक को. आशिकी 2 के गानों के फील को सैयारा में आज भी रिक्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है. अनजाना अनजानी, ये जवानी है दीवानी, रॉक स्टार, जब वी मेट, हैदर, तारे जमीन पर और दिल्ली 6. अब और पीछे चलते हैं और हमें सुनने को मिलती है दिल चाहता है की एल्बम, जोधा अकबर, लक्ष्य, लगान, कल हो ना हो, वीर ज़ारा और ब्लफ मास्टर. और ये जो मैंने सारे के सारे नाम लिए, ये तो बस वो चुनिंदा नाम हैं जो सबकॉन्शियस में छपे हुए हैं. साल 2000 से लेकर साल 2015 के बीच आई एम प्रीटी श्योर ऐसी बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में हैं जिसकी पूरी एल्बम्स आइकॉनिक हैं आज तक. गाने इतने बेहतरीन हुआ करते थे कि जो एक्टर्स उन गानों में लिप सिंक कर रहे हैं, वो गाने उनकी आइडेंटिटी बन जाते थे. People who are making films today are not connected with that tradition. They are slightly embarrassed about lip sync songs. So you see, now there are very few lip sync songs in the pictures. फॉर एग्जाम्पल, इमरान हाशमी की फिल्मों को चाहे लोग भूल क्यों ना गए हो, लेकिन उन फिल्मों में जो उनके गाने थे वो इतने आइकॉनिक बन गए कि उन गानों से आज तक इमरान हाशमी की पहचान है. द फिल्म एंड द म्यूजिक एल्बम ऑफ दैट फिल्म यूज्ड टू हैव सेपरेट आइडेंटिटीज एंड वेरी वेल केम टुगेदर. और अब बताओ, साल 2015 से साल 2025 के बीच आई ऐसी 10 फिल्मों के नाम जिसकी पूरी की पूरी एल्बम आइकॉनिक हो. बिना गूगल करे 3 या
4 शायद फिर भी कोई गिनवा दे, लेकिन 10 गिनवाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड दिस वाज एग्जैक्टली नॉट द केस बिफोर 2015। बॉलीवुड में नॉस्टैल्जिया बेटिंग खाली फिल्मों तक ही सीमित नहीं है आज के टाइम पे। एक्सट्रीमली पॉपुलर और आइकॉनिक 15-20 साल पुराने गानों को भी आजकल बॉलीवुड फिल्मों में नॉस्टैल्जिया बेट की तरह यूज करा जा रहा है। हम्मा हम्मा आया 1995 में, इसको बर्बाद किया तनिष्क बागची ने साल 2016 में। शहर की लड़की आया ईयर 1996 में, इसको बर्बाद किया तनिष्क बागची ने साल 2019 में। अखियों से गोली मारे आया ईयर 1998 में, इसको बर्बाद किया तनिष्क बागची ने साल 2019 में। भूल भुलैया टाइटल सॉन्ग आया साल 2007 में, इसको लेटेस्ट बर्बाद किया तनिष्क बागची और पिटबुल ने साल 2024 में। सावन में लग गई आग 1998 में आया, इस गाने को बर्बाद किया खुद मिक्का सिंह ने बॉलीवुड के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार साल 2020 में। 10 बहाने आया ओरिजिनली 2005 में, इसको बर्बाद किया वेरी सरप्राइजिंगली विशाल शेखर ने बागी 3 में। पिछले 10 सालों में इंडिपेंडेंट पंजाबी आर्टिस्ट के हिट पंजाबी गानों को बॉलीवुड ने सिंगल हैंडेडली जिस तरह से बर्बाद किया है उस पे केस स्टडी होनी चाहिए। लॉन्ग लाची 2018 में आया ओरिजिनल, इसको बर्बाद किया तनिष्क बागची ने साल 2019 में। जानी तेरा ना आया साल 2017 में, इसको बर्बाद किया तनिष्क बागची ने साल 2019 में। लैम्बोर्गिनी ओरिजिनल आया साल 2018 में, इसको बर्बाद किया बॉलीवुड के लिए मीत ब्रदर्स और नेहा कक्कड़ ने साल 2019 में। पसूड़ी आया ओरिजिनल साल 2022 में, और इसको बहुत ही बेशर्मी से वाहियात तरीके से बर्बाद कर दिया गया बॉलीवुड के लिए सत्य प्रेम की कथा में साल 2023 में। पिछला 10 साल तो छोड़ दो, पिछले 5 साल यानी कि पोस्ट कोविड से लेके अब तक पंजाबी गानों की रिक्रिएशन की लिस्ट जो वाहियात तरीके से बर्बाद करे गए हैं एंडलेस हो चुकी है वर्चुअली। पुराने आइकॉनिक बॉलीवुड गानों को और साथ ही आइकॉनिक पंजाबी गानों को बॉलीवुड फिल्मों में बॉलीवुडिफाई करने का जो ट्रेंड वो पीक हुआ है पिछले 10 सालों में, और उससे पहले ये ट्रेंड कभी देखा नहीं गया। इस नॉस्टैल्जिया बेटिंग के चक्कर में नई कॉम्पोजिशंस पे एम्फेसिस और पैसा लगाया ही नहीं जाता। कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अपना बूमर लॉजिक लगा के सारा दिन बिताते हैं रील्स पर, उनको दिखता है कि ये चल रहा है तो फिर वो तनिष्क बागची जैसे कंपोजर्स को हायर करते हैं और उनको बोलते हैं पुराना गाना उठाओ, नए कंपोजिशन को साइड करो, उसी गाने को रिक्रिएट करके हमें दे दो। यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि बॉलीवुड म्यूजिक एज अ होल एक स्पेसिफिक जॉनर नहीं है। कुछ गाने बकायदा बनाए जाते हैं बॉलीवुड फिल्मों के लिए, लेकिन हर वो गाना जो एक बॉलीवुड फिल्म के लिए स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली नहीं बना है, उस गाने के राइट्स को इजीली विदाउट एनी हैसल खरीद के बॉलीवुडाइज करा जा सकता है, और वही किया जा रहा है। तो कहानी के स्क्रीन प्ले के हिसाब से जो गाने कंपोज करे जा सकते हैं वो तो मर ही जाएंगे ना। पिछले 10 सालों में बॉलीवुड गानों के लिरिक्स मौत की कगार पे आके खड़े हो चुके हैं। जो उर्दू राइटर जानते नहीं वो भी लिखा है तो उससे फर्क पड़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री से म्यूजिक गायब ना हो जाए, नीरस म्यूजिक होते जा रहा है। रेस 3 के सेल्फिश गाने के लिरिक्स हैं, एक बार बेबी सेल्फिश होके अपने लिए जियो ना। रेस 3 के पार्टी चले ऑन के गाने के लिरिक्स हैं, वीकेंड की पार्टियां हो रही हैं, एक मैं एक है तू, हाथ में है टैटू। हाउसफुल 4 के चुम्मा के लिरिक्स हैं, हाँ गुंडों से छुड़ाया है मैंने तुझे बचाया है, एक चुम्मा तो बनता है। मतलब मैंने तेरी इज्जत बचाई गुंडों से, लेकिन अब मैं तेरी इज्जत लूटूंगा। सन ऑफ सरदार में पॉपो गाने के लिरिक्स हैं, तेरे सेब जैसे गाल, तू है माइंड ब्लोइंग माल, पॉ 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 पॉ। और भी बहुत पॉपुलर गाने हैं जैसे कि आइसक्रीम खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी, आरे प्रीतम प्यारे, सारी की सारी आग तो मेरी कुर्ती मेरे। ये उन गानों के लिरिक्स हैं जो कहना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ बजना जानते हैं। एंड माइंड यू ओकेजनली ऐसे गानों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब ये चीप लिरिक्स वाले लो एफर्ट गाने बॉलीवुड में नॉर्म बन जाते हैं तो बॉलीवुड में मीनिंगफुल गानों की विच आर फुल ऑफ गुड लिरिसिज्म उनकी मार्केट खत्म हो जाती है। बिल्कुल यही बोला था जावेद साहब ने भी। गाने तो 6-7-8 आदमी मिलके बनाते हैं, चोली के पीछे क्या है, एक आदमी ने लिखा था, 2 आदमी ने कंपोज किया था, ये 8-9-10 लोग थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि गाना समाज में सुपरहिट हो गया था, ये करोड़ों लोगों को अच्छा लगा था, ये डरावनी बात है। रिसेंट पास्ट में एनिमल, लापता लेडीज, लाल सिंह चड्ढा और अब नेटफ्लिक्स पे जो फिल्म आई है आप जैसा कोई, उसकी एल्बम इस साल की बेस्ट है। लेकिन सवाल यह है कि कितने लोगों ने आप जैसा कोई के गाने ऑन रिपीट स्पॉटिफाई पे या फिर स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे फिल्म देखने के बाद कॉन्शियसली बैक टू बैक बड़े दिनों तक सुने हैं। सुने होंगे नो डाउट, लेकिन बहुत कम लोगों ने। अनुराग बासु की मेट्रो इन दिनों की एल्बम भी बेहतरीन है, अच्छी कॉम्पोजिशंस आज भी बन रही हैं, अच्छे लिरिक्स आज भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन मैसिव एक्सपोजर सिर्फ उन गानों को मिलता है जो रीलों पे बज रहे हैं।
एंड एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक बॉलीवुड में अब जो गाने बन रहे हैं, जो कॉम्पोजिशंस पे जोर दिया जा रहा है, वो रील्स पे होने वाली पॉपुलैरिटी को दिमाग पे रखते दिया जा रहा है, उस गाने की शेल्फ लाइफ या फिर उस गाने के लिरिक्स के मीनिंग को नहीं। आप जैसा कोई और मेट्रो इन दिनों की एल्बम काफी जनता ने, मेजॉरिटी जनता ने इनफैक्ट तो सुनी ही नहीं है, बिकॉज उस जनता का जो सोर्स ऑफ इनपुट है उस गाने के बारे में जानने के लिए वो प्राइमरीली रील्स है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि चाहे गाना या उस फिल्म की एल्बम कितनी ही बेहतरीन क्यों ना हो, अगर उस एल्बम के गानों को बहुत ज्यादा प्लेज नहीं मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे, स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, तो उसको मैसिव एक्सपोजर मिलेगा ही नहीं। और अगर रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी तो ऐसे अच्छे एल्बम्स की शेल्फ लाइफ अपने आप आधी हो जाएगी, और शेल्फ लाइफ जहां पे आधी हुई वहां पे ये अंडररेटेड कहला दिए जाएंगे और भुला दिए जाएंगे। अभी भी अगर आप मेट्रो इन दिनों और आप जैसा कोई का कोई भी गाना एक गेट टुगेदर में प्ले कर दोगे ना, तो आधे से ज्यादा लोग उस गेट टुगेदर में उस गाने को पहचान नहीं पाएंगे। कुछ लोग पूछेंगे कि ये गाना कौन सी फिल्म का है, और कुछ लोगों को गाना पसंद आएगा लेकिन वो ये बोल देंगे कि यार ये गाना तो हमने रील्स पे कभी सुना ही नहीं। म्यूजिक कंजम्पशन थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड बॉलीवुड हैज ट्रिकल्ड डाउन टू दिस लेवल। साल 2016 से लेके साल 2020 के बीच टिकटॉक कौन से गाने बजेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और मास रिकॉग्निशन मिलेगी उन्हें, इस चीज को रिडिफाइन कर देता है। और फिर साल 2020 से अब तक इंस्टाग्राम इस ट्रेंड को नॉर्मलाइज कर देता है। रील्स के इस ट्रेंड ने नो डाउट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की आवाज को और बढ़ाया है, बट ऑन द अदर हैंड इस ट्रेंड ने बॉलीवुड म्यूजिक एल्बम्स की प्रोडक्शन को नियरली मार दिया है। फॉर एग्जांपल आजकल की फिल्मों में अगर टोटल 5 गाने हैं तो मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स की ये इंटेंशन रहती है कि इन 5 गानों में से सिर्फ 2 गाने या फिर एक भी गाना रील्स पे जरूर वायरल हो। एल्बम के बाकी 3 से 4 गाने कोई सुने ना सुने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज का सबसे रीसेंट एग्जांपल है बैड न्यूज का गाना तौबा तौबा, और इसी फिल्म का दूसरा गाना मेरे महबूब मेरे सनम। तौबा तौबा बनाया गया वायरलिटी को ध्यान में रखते हुए, और मेरे महबूब मेरे सनम जो कि ओरिजिनल आया था 1997 में, उसको फिर से रीमेक करके नॉस्टैल्जिया बेट करने की कोशिश करी गई। भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 तो इस चीज का शेमलेस एग्जांपल है। भूल भुलैया 2 में रिक्रिएट करा गया भूल भुलैया 1 का टाइटल ट्रैक, फिर भूल भुलैया 3 में भूल भुलैया 2 का ऑलरेडी रिक्रिएटेड गाना फ्रॉम भूल भुलैया 1 दोबारा से रिक्रिएट करा गया। एंड द फनी थिंग हियर इज भूल भुलैया 1 की पूरी एल्बम सुपरहिट थी, जबकि भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 की गानों की रिकॉल वैल्यू तो छोड़ दो, कोई आइडेंटिटी तक नहीं है। दिस इज हाउ बैड थिंग्स हैव गॉटन फॉर द म्यूजिक एल्बम्स ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ द कंट्री। 15-20 साल पहले तक जब फिल्में आया करती थी, नई फिल्में आया करती थी, तो हीरो हीरोइन के बाद पहली बात होती थी गानों के बारे में कि ये अच्छे होंगे या बुरे होंगे। अब बात होती है स्टार कास्ट के बाद फिल्म का बजट कितना है, पहले दिन कितना कमाएगी, और धर्म और संस्कृति का पाठ पढ़ाती है कि नहीं, गाने कैसे होंगे, गाय किसने है, म्यूजिक कंपोजर कौन है। ये तो बात ही बहुत बाद में होती है कॉन्वर्सेशन में, अनलेस कोई बहुत बड़ा म्यूजिक स्टॉलवर्ट कंपोजर अटैच ना हो फिल्म के साथ। ये लोगों ने म्यूजिक को सेकेंडरी कर दिया, म्यूजिक का जो प्रायोरिटी था वो लोगों ने एकदम खत्म कर दिया। म्यूजिक रखो तो रखो, नहीं रखो नहीं रखो, कोई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रामायण फिल्म से ज्यादा एक्साइटेड लोग उसके बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक को सुनने के लिए हैं, क्योंकि उस फिल्म के साथ नाम जुड़ा हुआ है हांस जिमर और ए आर रहमान का। मेट्रो इन दिनों आप जैसा कोई इनकी म्यूजिक एल्बम्स को लेके या फिर इनके बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर्स को लेके कोई एक्साइटेड था? नए सिंगर्स का नाम ही नहीं पता है लोगों को। ऐसा लगने लगा है कि अरिजीत, बी प्राक और विशाल मिश्रा ही सारे के सारे बॉलीवुड फिल्मों के गाने गा रहे हैं। अरिजीत सिंह ने पिछले 5 सालों में, मात्र 5 सालों में 45 से ज्यादा फिल्मों में गाने गाए हैं। नो वंडर व्हाई अरिजीत का हर दूसरी फिल्म में गाना क्यों सुनाई देता है, हर दूसरी रील में बी प्राक का गाना आ जाता है। नाउ दिस इज वेरी गुड फॉर देम, लेकिन इसके चलते हर फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को गाने गवाने हैं, एटलीस्ट अपने टॉप गाने गवाने हैं अरिजीत या फिर बी प्राक से, और इस चक्कर में नए सिंगर्स को जगह नहीं मिलती। नए सिंगर्स तो छोड़ो, पुराने स्टॉलवर्ट, द पीपल हु हैव प्रूवन देमसेल्फ फॉर ओवर 2 to 3 डेकेड्स, उनको आज के टाइम पे काम नहीं मिल रहा। सोनू निगम ने पिछले 5 साल में सिर्फ 11 फिल्मों में गाने गाए हैं। शान ने पिछले 5 सालों में सिर्फ 8 फिल्मों में गाने गाए हैं, और सुखविंदर सिंह ने भी, जिनकी आवाज आज भी अनबीटेबल, अनमैच्ड है, उन्होंने पिछले 5 सालों में 8 फिल्मों में ही गाने गाए हैं। शान के पास काम ना होने के कारण, प्लेबैक सिंगिंग का काम ना होने के कारण ये दिन आ गए हैं उनके कि उनको KRK के साथ काम करना पड़ रहा है। और सोनू निगम अपने ही पुराने गाने के रील पे बने एक वर्जन को रीमेक कर रहे हैं। हर दूसरे गाने में जबरदस्ती या तो रैप घुसेड़ने का ट्रेंड चल गया, या तो फिर एक पंजाबी गाना तो मैंडेटरी बना दिया है। तो लोगों को हिंदी से थोड़ा सा बिलीव
उठ गया है। प्रोड्यूसर्स का भी ध्यान कहाँ होता है कि यार रोमांटिक गाना करना है पंजाबी, एक डांस सॉन्ग करना है पंजाबी, सैड सॉन्ग थोड़ा पंजाबी, तो वो हर जॉनर में पंजाबी 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 डालते हैं। इट इज एब्सोल्युटली ग्रेट कि हिप हॉप को रिकॉग्निशन मिल रही है और साथ ही पंजाबी म्यूजिक को और ज्यादा एम्पलीफिकेशन वाला प्लेटफॉर्म मिल रहा है जब भी वो बॉलीवुड की किसी फिल्म में आते हैं। लेकिन अब ये टाइम आ चुका है कि ये दोनों चीजें स्क्रिप्ट फिल्म की डिमांड करे ना करे लेकिन कहीं ना कहीं घुसेड़ी जा रही। फॉर एग्जाम्पल कल्कि जैसी साई-फाई फिल्म में पंजाबी गाने का होने का क्या मतलब बनता है, पर कल्कि में प्रभास के इंट्रो फाइट शॉट में पीछे गाना बज रहा है दिलजीत का पंजाबी जो सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट है, वो गाना सूट ही नहीं कर रहा उसके साथ। भाई सलमान खान की सिकंदर में शेक्सपियर का एक रैप सॉन्ग है, कोई तुक ही नहीं बनता उस रैप सॉन्ग का। बुलेट राजा जैसी फिल्म में दो लौंडे नए नए यूपी के तमंचाधारी गैंगस्टर बने हैं और वो पूरे शहर की गांड फाड़ रखी है। अब वो एक क्लब में जाते हैं, वहां जाके गाना गाते हैं तमंचे पे डिस्को। उस गाने को फिल्माने का स्क्रीन प्ले में तात्पर्य ये है कि भैया दोनों के पास तमंचे हैं और पूरी यूपी को हिला रखा है उन्होंने, हेंस तमंचे पे डिस्को। इसका मतलब बनता है ना, सिंह इज किंग में एक सिख का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अक्षय कुमार और वो गाना गाता है जी करदा, इसका मतलब बनता है। लव आजकल में आज दिन चढ़िया और आहू आहू दोनों पंजाबी गाने आ रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पंजाबी कैरेक्टर, तो उसका मतलब बनता है। पहले फिल्म की जो एल्बम होती थी उसको कंपोज किया जाता था फिल्म के स्क्रीन प्ले के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल लक्ष्य का कोई भी गाना उठा लो, वो गाना या तो बात कर रहा है कैरेक्टर के एमलेस होने के बारे में, या अपने रास्ते को और एम को पाने के बारे में, या फिर लाइफ में एमलेस होने के कारण अपनी लव लाइफ को खराब होते देखने के बारे में। दिल चाहता है फिल्म तीन दोस्तों की दोस्ती के बारे में थी और उस फिल्म की पूरी एल्बम दोस्ती के बारे में है, दोस्ती टूटने के बारे में थी और हार्ट ब्रेक्स के बारे में थी। लगान के गाने एकता, देशभक्ति और टीम स्पिरिट के बारे में थे। स्वदेश एक एनआरआई की कहानी थी जिसके दिल में यह भावना है कि वो जो भी बाहर उसने सीखा उसको आके अपने देश में इंप्लीमेंट करे, तो उसकी पूरी की पूरी एल्बम वही दिखाती है। और अब कोई मुझे यह बताएगा कि पुष्पा, सिकंदर, किसी का भाई किसी की जान और फतेह जैसी चप्पल छाप रीसेंट फिल्मों के जो गाने हैं वो किस थीम पर हैं? पुष्पा के सबसे पॉपुलर गाने में वो अपनी बीवी, प्रेग्नेंट बीवी के सामने बार डांसर के साथ ग्राइंडिंग कर रहा है और इसको देख के चूतिया मुठिया रहे हैं। कुछ टाइम पहले तक सिंगर्स एब्सोल्युटली जॉनर डिफाइनिंग हुआ करते थे। तलत महमूद, किशोर कुमार, मन्ना डे, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, फिर आए जगजीत सिंह, अभिजीत भट्टाचार्य, पंकज उधास, उदित नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक, श्रेया घोषाल, सोनू निगम और सुनिधि चौहान। 2015 से पहले तक सिंगर्स और कंपोजर्स में एक फियर्स कंपटीशन रहा है हमेशा, जिसकी वजह से जो हमारे को म्यूजिक आउटपुट सुनने को मिलता था वो हमेशा एक नॉच ऊपर ही जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, सिर्फ अरिजीत सिंह ही बज रहा है हर जगह। बीच में नए सिंगर्स एक दो अच्छे गाने देते हैं लेकिन वो गाने उतनी ही जल्दी भुला दिए जाते हैं जितना जल्दी नया अरिजीत सिंह का गाना आ जाता है। रीसेंट एग्जांपल्स लेके बोलूंगा कि मेट्रो इन दिनों और साथ ही आप जैसा कोई की एल्बम्स, इनके गाने इतने ज्यादा रिफ्रेशिंग क्यों लग रहे हैं? क्योंकि दे हैव कम एट अ पॉइंट जहां पे सारे के सारे गाने सिमिलर साउंड करते हैं। या तो हर दूसरे गाने में हीरो वर्शिपिंग हो रही है, या तो फिर हर दूसरा गाना एक टिपिकल साउथ स्टाइल वाहियात लिरिक्स और वाहियात म्यूजिक वाला मसाला आइटम सॉन्ग है। इसमें से कोई एक सिंगर ऐसा नहीं है ना आइडेंटिटी अलग से बना ले भाई, आफ्टर किशोर कुमार, आफ्टर उदित नारायण, कुमार सानू के बाद मैं हूं, ऐसा होना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि टाइप इज सेम। द फनीएस्ट थिंग हियर इज कि आप जैसा कोई के जो गाने हैं और साथ ही मेट्रो इन दिनों के जो गाने हैं, वो जो कॉम्पोजिशंस हैं, वो जो लिरिक्स हैं, वो जो परकशंस हैं, वो एवरीडे थिंग हुआ करती थी अर्ली 2000s की फिल्मों की एल्बम्स में। और अब माहौल इतना ज्यादा खराब हो चुका है, इतना ज्यादा कॉन्वुलेटेड हो चुका है कि वही गाने जो नॉर्म हुआ करते थे आज से 10-15 साल पहले, वो अब हमारे को ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लगने लगे। द थिंग हियर टू रियलाइज, एंड इट इज ऑल्सो पार्टली स्केरी, इज द फैक्ट कि अमित त्रिवेदी और AR रहमान जैसे स्टॉलवर्ड्स अब पास्ट देयर प्राइम्स हैं। विशाल और प्रीतम को बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सोल को रीइग्नाइट करो बॉलीवुड और रोमांटिक म्यूजिक की। न्यू जनरेशन बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर्स बेचारे कंफ्यूज हैं कि वो एक अच्छा गाना बनाए या फिर वो गाना बनाए रील पे नचाने के लिए लोगों को। लेकिन कुछ लोगों को सुन के, उनकी कॉम्पोजिशंस को देख के मुझे लगता है अभी भी बॉलीवुड म्यूजिक के पास थोड़ी बहुत होप है। रोचक कोहली, अमाल मलिक, जुबिन नौटियाल, अजय अतुल, जसलीन रॉयल एंड विशाल मिश्रा, ये कुछ ऐसे यंग लोगों के नाम है जिनके पास बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है। ये लोग सीन को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं गिवन द फैक्ट कि प्रोड्यूसर की तरफ से इनके दायरे को सीमित ना कर लिया जाए। इनको सिर्फ ये ना बोला जाए कि वायरलिटी पे ध्यान दो, बल्कि ये बोला जाए कि अच्छी कॉम्पोजिशंस में ध्यान दो, वायरलिटी फॉलो करेगी। गुड एंड बैड म्यूजिक इन बॉलीवुड हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड फॉर श्योर इट विल कंटिन्यू टू डू सो। लेकिन पिछले 10 सालों में बाय एवरी पैरामीटर बॉलीवुड जो म्यूजिक है वो खराब ही हुआ है, अच्छा नहीं हुआ। और अब तो न्यू एज बॉलीवुड डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों को कंटेंट ओरिएंटेड बनाने के लिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग, अब देखने लगे हैं एक ही कंटिन्यूअस फ्लो में विच एलिमिनेट्स द नीड ऑफ सॉन्ग्स।
सॉन्ग्स। लेकिन गाने तो हमेशा से अच्छी बॉलीवुड फिल्मों की पहचान रहे हैं, उनकी सोल रहे हैं। साथ ही एआई की डेवलपमेंट ने भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चेंज करने का ठान लिया है। मे भी अगले 10-12 सालों में सिंगर्स और कंपोजर्स की नीड ही खत्म हो जाए। अगर बॉलीवुड में राइट एट दिस पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द प्रोड्यूसर्स ये हार्ड स्टेप नहीं लिया जाएगा कि अच्छे गानों को प्रिजर्व करा जाए, अच्छे गानों को और प्रोत्साहन दिया जाए, तो अगले 10 सालों में अच्छी कॉम्पोजिशन रेयरिटी बन जाएंगी। आपका क्या कहना है इस पूरे के पूरे ओपिनियन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना। कल और परसों के बीच में मैं मोस्टली ड्रॉप कर दूंगा सैयारा के रिव्यू को, और सैटरडे वाली वीडियो को बिल्कुल मत मिस करना क्योंकि वो होने वाली है ऑन द वेरी वेरी एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप बिटवीन ऋतिक रोशन एंड कंगना रनौत। अगर ये रिलेशनशिप पीक इंटरनेट एरा में हुआ होता, जो कि ऑनवर्ड्स है 2015 और 2016 के, तो इन दोनों के चेहरे बहुत ही बदले होते, इनके करियर्स की ट्रेजेक्टरी बहुत ही बदली होती। सारी बातें करेंगे उसके अंदर। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।